Angiotensin converting enzyme or ACE is a central component of the renin-angiotensin system which control blood pressure by regulating the volume of fluid in the body. It converts the hormone angiotensin 1 to active vasoconstriction angiotensin 2. Therefore, ACE indirectly increase blood pressure by causing blood vessel to constrict. ठीक है, ये सारा कुछ हो कहाँ रहा है प्रोसेस? ये सारा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में, जो हमारा जो ऑर्गन है किडनी, ठीक है, किडनी का एक फंक्शन ये भी है ना, ठीक है। अब इसको आप समझो ऐसे, जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसको एलोपैथिक बोलते हैं हम लोग, उसमें जो बीपी को कम करने की जो दवाएं दी जाती हैं उसकी कैटेगरी है। एक दवा दी जाती है बीटा ब्लॉकर, एक दवा दी जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक दवा दी जाती है एस इनहिबिटर। ठीक, अब देखो, हम लोग अगर डॉक्टर हैमर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई पेशेंट अबेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट में जाता है या फॉर सेकंड फीलिंग में जाता है, जैसे वो फॉर सेकंड फीलिंग में जाता है, उसकी बॉडी क्या करती है, वाटर को रिटेन करने लगती है। उसको वो बोलते हैं किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कन्फ्लिक्ट। बेसिकली वो यही प्रोसेस हो रहा होता है कि वहां पे वाटर को रिटेन होना शुरू हो जाता है, पानी रुकने लगता है। अब फॉर सेकंड फीलिंग हो या अबेंडनमेंट कन्फ्लिक्ट हो या रिफ्यूजी कन्फ्लिक्ट हो, तो वहां पे क्या होगा, बॉडी केसीटी को, किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को एक्टिवेट करेगी और इस माध्यम से वहां पे पानी को रुकने लगता है, पानी पे। अब आप एलोपैथ के पास जाते हैं, एलोपैथ सबसे पहले क्या करता है, हमारे पास वो, उनके पास क्या है, डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स में तुमने देखा होगा अक्सर कोई पेशेंट, अगर वो, उसके अंदर इडमा हो गया है, पिटल इडमा है, अगर वो अगर वो वाटर टेंशन की वजह से हुआ है तो वो लेसिक्स का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुल मिला के वो करते क्या है कि आपके किडनी के, जो किडनी ने वाटर रिटेन कर रखा है ड्यू टू दिस दिस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको, क्योंकि ये एंजियो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सिस्टम के जो वंस को एंजियोटेंसिन सिस्टम दो में ले जाता है, जो हार्मोन है एंजियोटेंसिन उसको दो में ले जाता है, और दो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक, अब जैसे मेरे पास इस समय 3 पेशेंट हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एलोपैथी में सिंपल सा एक इलाज है, वाइसलोन देते हैं, स्टेरॉयड देते हैं, 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, और उसको टैपर करके 4 मिलीग्राम पे ले आएंगे, 3 मिलीग्राम पे ले आएंगे। वहां पे भी क्या होता है कि बॉडी वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है। एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसका, उसके साथ प्रॉब्लम ये है, उसको सबसे पहले जुकाम होता है, जुकाम होगा, उसके बाद उसका प्रोटीन प्लस प्लस हो जाएगा। मैंने उसको मेडिसिन दी तो ये प्रोसेस अब रुक गया है, मतलब वो कम से कम मेरे पास 4 महीने से 5 महीने से विदाउट स्टेरॉयड है, मतलब उसको कोई स्टेरॉयड नहीं पड़ रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, और उसमें अब इस तरह की कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे। ये रिपर्टरीज में इस तरह से डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि जुकाम हुआ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जाके, लेकिन इसको आप मटेरिया मेडिका से पढ़ सकते हैं।
मेट्रिया मेडिका में जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तब आपको, मैंने आज का टॉपिक ही रखा है कि जो बोगर सर ने उन दवाओं के बारे में जिनको उन्होंने तो यूज किया लेकिन हम लोग उनको बहुत कम यूज करते हैं। तो हम उन दवाओं पे चर्चा करेंगे जो दवाएं किसी चीज़ से कन्वर्टेड है, लिंक्ड है। अब एक पेशेंट मेरे पास और आता है, उस पेशेंट के साथ ये दिक्कत है कि वो पेशेंट को हार्ट की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत के साथ एक आर्गन और इन्वॉल्व हो गया। तो जो इस तरह की नॉलेज है कई बार वो रिपर्टरी में डायरेक्टली हमको नहीं मिलती है, उसके लिए हमको मेट्रिया मेडिका का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम लोग उन दवाओं को पढ़ेंगे। मैंने 3 दवाएं बोली थी कि 3 दवाएं पढ़ेंगे जो डॉक्टर बोगर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते थे लेकिन हम लोग उनको नहीं यूज करते हैं। तो पहली दवा हम पहले यूज शुरू करते हैं। पहले तो मैंने ये पढ़ा दिया। ये दवा पहले आपने पढ़ी है? नो सर। इसका नाम क्या है? स्कोपेरियस। ये दवा नाम है स्कोपेरियस। ये दवा, जैसे एक पेशेंट मेरे पास आता है तो उसके जो जिसमें जो लिखे हैं सिम्टम, वो उस सिम्टम वो अपने आप में अपने अंदर बताता है। ठीक है। इसका पूरा नाम है एस्कोपेरियस जेनिस्टा। इसमें लिखा है, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, हार्ट, किडनी, कॉर्ड, मसल्स, लेफ्ट साइड। एग्रीवेशन क्या है? टर्निंग ऑन लेफ्ट साइड। एब्रेशन है कूल एयर, रैपिड मोशन, पासिंग फ्लैटर्स। आप कभी भी किसी भी पेशेंट को जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपने अक्सर देखा होगा कि उनको अगर बीपी बढ़ रहा है, बीपी सही नहीं हो रहा है, तो साथ ही साथ वो क्या करते हैं, एक डायूरिटिक जरूर देते हैं, चाहे वो लैसिक्स दें या कोई लूप डायूरिटिक दें। डायूरिटिक भी कैटेगरीज है, तो वो कैटेगरी वाइज एक कोई ना कोई डायूरिटिक दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्कोपेरियस में, कि स्कोपेरियस में हार्ट टॉनिक है, एफेक्शन ऑफ द किडनी, कॉर्ड, मसल एंड लेफ्ट साइड, रिलीव द कंजेशन ऑफ किडनी। अच्छा, दूसरी बात, आप जब डिफरेंट डिफरेंट रिपर्टरीज में जाते हैं, तो जैसे अगर हम आप इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि स्कोपेरियस के बारे में क्या, कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं कि स्कोपेरियस, मान लो स्कोपेरियस है, स्कोपेरियस को आपको मिलेगा डॉक्टर फाटर रिपर्टरी में। आप इसको जाके देखोगे, फाटर रिपर्टरी में इसके 4 रूब्रिक हैं। एक रूब्रिक है हार्ट पल्पिटेशन, हेड कंजेशन, हार्ट टोबैको, इच, बेकर्स इच में है इसका, सैडनेस, लो स्पिरिट्स, मेंटल डिप्रेशन, फ्लैटुलेंस विद। क्योंकि इसमें क्या है, मॉडलिटी क्या मिला है कि अगर फ्लैटस पास कर दो तो उसको आराम मिल जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो सैडनेस में है और उसको सिर्फ गैस की वजह से परेशान है, तो फाटक रिपर्टरी में सिर्फ अकेली दवा पड़ी है, इसको पेरियस जेनिस्टा। तो इसको, इसका जीनस क्या है? इसका जीनस मतलब किसी दवा का निचोड़, जैसे डॉक्टर विथालकर बोलते हैं एसेंस क्या है, तो इसके लिए सीधा एक वर्ड बोला गया है, हार्ट टॉनिक। अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसको, जिस पेशेंट को उसके प्रिस्क्रिप्शन में डायूरेटिक्स दी हुई हैं हार्ट के प्रॉब्लम के साथ, वहां पे आप इसको पेरियस के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या होगी कि फ्लैचुलेंसी। पेशेंट बोलेगा कि जब मैं गैस पास कर देता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। आपको 3 मोटे मोटे पॉइंट याद रखने हैं और आप आराम से इसको पेरियस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्कोपेरियस एक ऐसी दवा है जो डॉक्टर बोगर सर
प्रिस्क्राइब करते थे। और डॉक्टर बोगरसन ने कहा कि इसका जो रिलेशन है वो फास्फोरस से है। अब देखो कैसे, जब भी आप फास्फोरस को डिटेल स्टडी करते हैं तो फास्फोरस लगभग लगभग सारे यही ऑर्गन कवर करता है। किडनी भी कवर करता है, हार्ट को भी कवर करता है, लीवर को भी कवर करता है, जितने भी ऑर्गन हैं जो उन सबको कवर करता है। तो अगर आपने आपका प्रिस्क्रिप्शन फास्फोरस था और फेल हो रहा है, या आपने स्कोपेरियस दिया और नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या करना है, तो आपके पास ऑप्शन है। आप स्कोपेरियस के बाद फास्फोरस दे सकते हैं, या फास्फोरस के बाद स्कोपेरियस के बारे में सोच सकते हैं कि ये दवा में से मिस हो सही है। इस दवा को जब आप पढ़ेंगे तभी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी दवा है जो डॉक्टर बोगर सर यूज करते थे, और उसका क्या रिजल्ट है मैंने बताया कि इसको कैसे आप अपने क्लिनिक पे अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। अगली दवा है, ये दवा तो सुनी होगी तुम लोगों ने, इस दवा के बारे में तो जानते हो। दूसरी अगली दवा क्या है, ये क्या दवा लिख के आ रही दिखाई पड़ रहा है? यस सर। क्या लिखा है? सॉलिडेगो, disease arising from complicated with defective function of kidney sensitive to pressure, repeated cold of tuberculosis, feeling of weakness, chillness alternate with heat, nasopharyngeal catarrh, burning in throat, pain in limb and thoracic operation। डॉक्टर सुनिमिलबा सरकार हैं जो डॉक्टर शंकर सर के साथ काम करते हैं। मतलब उनका इंडिविजुअल काम है, लेकिन वो लोग टीम में है, उनकी टीम में है। उनका अपना खुद का उन्होंने किताब भी लिखी है, उस पर उनका अच्छा ऐसा एक्सप्लेनेशन है। तो उन्होंने वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने हर दवा के बारे में अपना एक फार्मूला बना रखा है। जैसे उन्होंने साल यहाँ पे लिखा है, सॉल्डिगो इज रेमडी विद ए हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्लस एलर्जी प्लस पेन इन रीजन ऑफ किडनी लाइक बर्बेरिस वल्गेरिस। अब मैंने इसको कैसे समझा और कैसे बता रहा हूँ, जो मैं शुरुआत में बता रहा था। एक तो मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट जिसको एलर्जी हुई, जुकाम हुआ, उसके बाद किडनी पे इफेक्ट आया, या जैसे इसमें लिखा है रिकरेंस ऑफ कोल्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब एक पेशेंट को हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस को, ट्यूबरकुलोसिस तो ठीक हो गई, उसके बाद उसको बार बार जुकाम हो रहा है, और जुकाम होता है फिर किडनी में दिक्कत आती है। तो उन केसेस में, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक केस बताया है, उन केस में या उस केस में आपको सॉल्डिगो इंडिकेटेड मेडिसिन मिलेगी। अच्छा, ये जो जितनी भी छोटी दवाएं हैं, कई बार हो सकता है कि पूरे केस को ना निकालें। इसीलिए डॉक्टर बोगरसन ने बहुत सावधानी के साथ उन दवाओं का किस दवा के साथ रिलेशनशिप होगा वो लिख दिया है। लेकिन अगर आप सॉल्डिगो को पढ़ोगे तो सॉल्डिगो एक दवा ऐसी है जो आपको बृहद मतलब बड़े स्तर पे काम करती मिलेगी। जैसे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है? किडनी पे है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे है, लोअर लिम्स पे है और ब्लड पे है। अगर आपको स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ना है तो आप एक किताब को कभी मत छोड़ें, और किताब का नाम है साइनोप्टिक की ऑफ डॉक्टर बोगर। वो आपको हर दवा के मेन मेन चीजों को, उसकी हेडिंग्स हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, एग्रीवेशन, एम्ब्रेशन, वो अगर आप पढ़ते हैं, उसको बार बार आप पढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको बुक नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत आसानी से आप चीजों तक पहुंच सकते हैं। तो सॉलिडेगो जो है दवा, उसमें क्या लिखा है? डिजीज अराइजिंग फ्रॉम और कॉम्प्लिकेटेड विद डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ किडनी, रिपीटेड कोर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जिसको ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही है, वहां पे अगर बार बार जुकाम हो रहा है तो आपको सॉलिडेगो इंडिकेटेड होगी। ये दवाएं
हो सकता है इसका नाम सुना हो, पिछली वाली का तो नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये दवाएं आपके आपकी डिस्पेंसरी या फार्मेसी में होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका एक अपना रोल है। जैसे अभी हाल ही में मेरा एक पेशेंट जो है उसको सोरियासिस था, और वो केस इम्प्रूव हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से। वो दवा है रेफिनेस, जबकि रेफिनेस को हम लोग सिर्फ एक गैस की दवा मान सकते हैं। जब किसी भी दवा को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो वो सिर्फ गैस की दवा नहीं रह जाती है, वो फिर आपको कई प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये जो दवा है सॉल्टिगो, ये कंपोजिटिव फैमिली की है, और कंपोजिटिव फैमिली की दवा जो है ये आपको किडनी के उन सिम्टम्स के में मिलेगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपोजिटिव फैमिली में और कौन सी दवाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। इसको इसको मैंने कई बार इस पे बहुत जोर दिया है। कंपोजिटिव फैमिली में और कौन कौन सी दवाएं हैं? डॉक्टर शंकरन ने कंपोजिटिव फैमिली का एक सेंसेशन दिया है: इंजर्ड, हर्ट, शॉक्ड, फियर टू बी टच्ड, हर्ट अप्रोच्ड। अब इसको कैसे समझो? इस फैमिली की जितनी भी दवाएं हैं, किस फैमिली की? कंपोजिटिव की। जैसे आर्निका है, आर्निका इंजरी, कंडुला इंजरी, कमिमिला इंजरी, टेरेस्कम इंजरी, सेनेसियो ओरेंस इंजरी, सिना इंजरी। मतलब इतनी इंजरी है कि तुम मुझे देखो तक नहीं, डोंट टच, डोंट सी मी, डोंट लुक एट मी। हिपेटोरियम परफोरेटम इंजरी, एब्रोटेनम में इंजरी दूसरे तरीके से, मेडिसिन से इंजरी, लापा बेलिस पेरिनस इचनीसिया इंजरी, अगेन इंजरी, बेलिस पेरिनस में अगेन इंजरी। तो कंपोजिटिव फैमिली का जो सेंसेशन है, जो थीम है, वो है इंजरी। उसी खानदान या उसी उसी से जो ताल्लुक रखती है वो ये दवा है सर्डिगो। कंपोजिटी सबसे बड़ी है मेडिसिन के मामले में, सबसे एडवांस फैमिली है, और उसमें बहुत सी दवाएं हैं। उन्हीं दवाओं में से एक दवा है सॉल्डिगो। जैसे मिलीफोलियम है, वो भी उसी दवा उसी है। पायरिथ्रियम है, ये भी सेनेसियो ऑरेंज बोला, ये सब सारा कुछ। तो सॉलिडिगो जो है वो कंपोजिटिव फैमिली की है, और उसमें जो जुखाम है या जो ये चीज है, ये सीधे उसके किडनी को इफेक्ट करता है। इवन इसमें आपको गैंग्रीन देखने को मिलेगा, डायबिटिक गैंग्रीन, एक्जिमा। एक्जिमा, अगर एक्जिमा दिख रहा है तो आपको दिखेगा यूरिन सप्रेस्ड हो गई। तो कुल मिला के अगर इसको हम इसको जब हम डॉक्टर केंट रिपर्टी में सॉल्टिगो को ढूंढते हैं, तो सिर्फ इसका एक रूब्रिक है: रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ओल्ड मैन। सिर्फ इतने से बात खत्म हो जाती है वहां पे। लेकिन जब फाटक रिपर्टरी में इसको ढूंढते हैं, तो फाटक रिपर्टरी में आपको सार्डिगो के बहुत से सिम्टम मिलेंगे। अब मैं उन सिम्टम्स को बोल रहा हूँ, आप रिपर्टरी में सर्च करिएगा। जैसे एक रूब्रिक है डॉक्टर फाटक रिपर्टरी में, किडनी, तो वहां पे आपको सर्डिगो मिलेगी। किडनी एक, वहां सर्डिगो मिलेगी। किडनी कंजेस्टेड, वहां सर्डिगो मिलेगी। किडनी डिस्टेंडेड, वहां मिलेगी। किडनी फंक्शन डिफेक्टिव, सर्डिगो मिलेगी। किडनी इनएक्टिव। तो जहां पे जिन केसेस में अगर आपको, आपका कोई पेशेंट ऐसा है जहां पे आपको किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रहा है, वहां पे आप सर्डिगो के बारे में सोच सकते हैं।
और वो सोच आपको एक पॉजिटिव वे में ले जाएगी और पेशेंट को काफी उससे इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप सॉल्डिगो के बारे में न पढ़ते हैं और ना उसको अप्लाई करते हैं। तो इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो सारा का सारा किडनी और उनके आसपास है, और उसको आप अपने केसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो डिटेल अगर स्टडी पढ़ना है तो आप इसको डॉक्टर क्लार्क की जो डिक्शनरी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका वो डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर कोई पेशेंट आता है जिसको शुरुआत हुई है रीनल फेल्योर की, वहां पे आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं बिना कोई सुख शक संदेह, कोई संदेह नहीं करना है, आराम से दवा के बारे में सोच सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक्यूट रीनल फेल्योर कंडीशन है, वहां पर आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। कॉज क्या हो सकता है, मैंने बता दिया कि कंपोजिटिव फैमिली की है। कंपोजिटिव फैमिली का कॉमन सेंसेशन क्या है, इंजरी। अब इंजरी, वो उसको मेडिसिन से इंजरी हुई, उसको वर्बल इंजरी हुई, उसको फिजिकल इंजरी हुई, उसको जिस तरह की भी इंजरी हुई, उस इंजरी के बाद उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो ये दवा आप इसको यूज कर सकते हैं आफ्टर इंजरी। अब इसमें कोई मेंटल सिम्टम मैंने कोई प्रोनाउंस नहीं बताया कि ये मेंटल सिम्टम होता है, इसे मेंटल सिम्टम होता है। कोई भी मैंने इसका कोई मेंटल सिम्टम की कोई बात नहीं की है आपसे। तो यहाँ पे जो हम लोग फोकस हो रहे हैं वो किन सिम्टम से फोकस हो रहे हैं, वो फोकस हो रहे हैं उसके फिजिकल सिम्टम्स में। मेंटल सिम्टम्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि मेंटल सिम्टम्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे सकता है। इस तरह से हम जो है इस मेडिसिन के बारे में और अच्छे से सोच सकते हैं, और उसको सोचने के साथ प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि किस तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी और किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाएगी। तीसरी दवा है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। देखो क्या लिखा है, सेनेसियो ऑरेंस। सेनेसियो ऑरेंस कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स, फीमेल ब्लैडर, म्यूकस ग्लैंड्स, नोज, लंग्स, स्पाइन, वर्स प्यूबर्टी, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, डैम्पनेस, कोल्ड ओपन एयर, बेटर menstruation, lack of reaction in genitourinary sphere, passive congestion with irritation, profuse catarrh, debilitating or vicarious discharge, muscles drawn into knots, tightness in nose, throat, etc., globus, nervous, pale, weak, and sleepless woman, weaning and irritable, self-centered, elated and sad alternately, sharp pain backward over left eye, burning in nostril, sneezing, itching caused by tears in Stygian tube, twitching about mouth, aversion to sweets। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जो उसके मेंटल लेवल पे मिल रही हैं। यहाँ पे जो मैंने दो दवाओं की बात की, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं मिल रहा है। इसमें एक सबसे खास बात क्या है, इसको जब याद रखना है, इसको अप्लाई करना है, कि इसमें फंक्शनल एमनोरिया होगा। कोई भी बीमारी को आप आजमान जब पढ़ते हो तो उसमें कैटेगराइज किया गया है फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक। जहाँ पे किसी भी ओवरी या यूट्रस के किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे सिनेसियो ऑरेंज काम नहीं करेगी। नंबर एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहीं पे काम करेगी जहाँ पे फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। ठीक है। हर जगह ये काम नहीं करेगी जहाँ पे फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं।
अब ये दवा कहाँ पे है? ये दवा भी कंपोजिटिव फैमिली की है। तो कंपोजिटिव फैमिली प्लांट की सबसे बड़ी फैमिलियों में से है और सबसे एडवांस फैमिली है। जैसे डायलिडी है, जिसमें भांग वो आता है, ये ओपियम और ये सबसे पल्थिला वाली फैमिली, ये सबसे बेसिक है, सबसे एडवांस फैमिली ये है। तो यहाँ पे आपको माइंड के सिम्टम भी मिलेंगे, बेशक अच्छे सिम्टम मिलेंगे माइंड के। इरिटेबल होगी, होम सिक होगी, चेंजेबल मूड वाला होगा, चेंजिंग मूड होगा, चेंजिंग मूड होगा। आपको इसमें काफ़ी सेंसियो ऑरेंज में आपको काफ़ी सिम्टम्स मिल जाएंगे। और सेंसियो ऑरेंज डॉक्टर बोगर सर के वजह से ही मैंने इसको प्रेस्क्राइब करना शुरू किया। जिन फीमेल्स में फंक्शनल डिस्टरबेंस की वजह से एमनोरिया था, वहां पे अगर आपको कोई सिम्टम पेशेंट के अंदर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ वो इसी पे फोकस है, पेशेंट कई बार अपना माइंड खुद बोलता है, वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ मत पूछो, मेरा मेंसेस सही कर दो, कुछ मत पूछो, मेरा मेंसेस सही कर दो। आप पूछते हैं और बताओ और बताओ, जबकि वो अपना माइंड ही तो बोल रहा है, डॉक्टर साहब बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही, बहुत खराब सा अजीब सा लग रहा है, बस आप किसी तरह से ऐसा कर दो कि मेंसेस आ जाए। लेकिन हम क्या पूछते रहते हैं कि और बताइए और बताइए। तो आप जो है, अगर इस दवा को ऐसे यूज करते हैं तो आपको नो डाउट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।